7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई हमास और इसराइल के बीच की जंग अब बढ़कर इसराइल और ईरान तक पहुंच गई है। डर इस बात का है कि अगर ये दोनों कंट्री आमने सामने खड़े होकर लड़ना शुरू कर देती हैं तो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो जाएगा। साल भर से हो रही इस वॉर में अभी तक 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल हैं। याद रखें, कभी भी कोई मुल्क अकेले जंग नहीं करता, उसके पीछे उसके अलायंस और दूसरी कंट्री का सपोर्ट भी शामिल होता है। और अगर ईरान इसराइल के बीच जंग हुई जिसका खतरा पूरी दुनिया को है, तो इसमें जीतेगा कौन? किसके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है, किसके पास मॉडर्न वेपन ज़्यादा है और कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली ज़्यादा मजबूत है? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि अगर जंग हुई तो दूसरी कंट्री पर उसका असर क्या पड़ेगा। आप देख रहे हैं द वाइट टीवी, मैं हूँ आपके साथ वसीम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट की सुपर आर्मी पावर इसराइल को कहा जाता है। जब से ये जंग शुरू हुई है, गाजा को तो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके साथ साथ ईरान और लेबनान में भी हमले शुरू कर दिए गए। लास्ट वीक में हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले हजारों पेजर और वॉकी टॉकी रेडियो पूरे लेबनान में फटे, जिसमें शहरियों समेत कई अफराद हिलाक हो गए और हजारों जख्मी हो गए। फिर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को भी कत्ल कर दिया गया और इससे पहले जुलाई में हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को ईरान के कैपिटल तेहरान में भी कत्ल कर दिया गया था। इन सब हमलों की जिम्मेदारी इसराइल पर डाली गई। इसी वजह से ईरान पर दबाव हर तरफ से बढ़ रहा था कि वो इसराइल को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। प्रेशर हर तरफ से बढ़ने की शक्ल में ईरान ने 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। ईरान का मानना है कि ज़्यादातर मिसाइल अपने टारगेट में कामयाब हुए, लेकिन इसराइल ने इसका इनकार किया और कहा कि 90% से ज़्यादा मिसाइल को आयरन डोम की मदद से बर्बाद कर दिया। कुछ ही रॉकेट अपने टारगेट तक पहुंच सके। इसराइल ने यह भी कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि लेबनान में ग्राउंड वॉर शुरू हो चुकी है। ईरान, जो कि इकोनॉमिकली इसराइल से पीछे है, किसी पावरफुल कंट्री का फुल्ली सपोर्ट भी नहीं है और अमेरिका की तरफ से लगाए हुए कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन के बावजूद क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो इसराइल का डिफेंस कर सके? GFP ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो दुनिया भर के मुल्कों को मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को एग्जामिन करती है, उसके मुताबिक 145 देशों में ईरान 14 पोजीशन पर है और इसराइल 17 पर। आबादी के लिहाज से ईरान इसराइल से 10 गुना ज़्यादा आबादी वाला देश है। 2024 की सेंसस के मुताबिक ईरान की कुल आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि इसराइल की आबादी 95 लाख है। जब डिफेंस एक्सपेंस की बात आती है तो इसराइल ईरान को पीछे छोड़ देता है। GFI इंडेक्स से पता चलता है कि इसराइल का डिफेंस बजट $24 बिलियन है और ईरान का सिर्फ $10 बिलियन। आबादी ज़्यादा होने की वजह से ईरान के पास 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा आर्मी, 2 लाख के करीब IRGC जो ईरान के अंडर काम करती है, 18,000 से ज़्यादा नेवी, 37,000 से ज़्यादा एयरफोर्स और 15,000 एयर डिफेंस के जवान हैं। जबकि इसराइल के पास सिर्फ 1,70,000 एक्टिव पर्सनल हैं, जिसमें 1,26,000 आर्मी, 9,500 नेवी ऑफिसर और 34,000 एयरफोर्स के जवान हैं। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री बैलेंस 2023, ईरान के पास 10,000 से ज़्यादा बैटल टैंक, 6,000 से ज़्यादा आर्टिलरी गन, 600 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 50 आर्मी हेलीकॉप्टर, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 400 बैटल टैंक, 530 आर्टिलरी गन, 1200 पर्सनल कैरियर है। ईरानी एयरफोर्स के पास 312 कम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट और 50 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इजरायली एयरफोर्स के पास 345 कम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट और 43 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं। अगर दोनों मुल्कों की नेवी की बात की जाए तो ईरान के पास 17 टैक्टिकल सबमरीन, 12 लैंडिंग शिप, 11 लैंडिंग क्राफ्ट, जबकि इजराइल के पास 5 सबमरीन और 50 पेट्रोल कोस्टल कम्बैट है। ईरान भले ही आर्मी की तादाद में इसराइल से ज़्यादा है, लेकिन इसराइल के पास तेहरान से ज़्यादा मॉडर्नाइज वेपन है। और एग्जांपल, इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें F-15 F-16 F-35 जैसे एयरक्राफ्ट जो नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरानी एयरक्राफ्ट इसराइल के मुकाबले इतने मॉडर्नाइज नहीं हैं। ज़मीनी ताकत की बात की जाए तो इसराइल के पास 1370 टैंक है, जबकि ईरान के पास 2000 टैंक। इस मामले में ईरान तो इसराइल से आगे है, लेकिन इसराइल के पास मार्कावा टैंक, जिसे दुनिया में नंबर 1 टैंक माना जाता है, मौजूद है। भले ईरान के पास टैंक ज़्यादा है,
लेकिन इनका काम ग्राउंड लेवल पर ही होता है और इजराइल के पास कुछ ऐसे न्यू एयरक्राफ्ट हैं जो इन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। इस वार में इजराइल को मिलिट्री और मॉनेटरी सपोर्ट अमेरिका दे रहा है, जबकि ईरान के साथ कोई पावरफुल कंट्री ज़ाहिरी तौर पर नहीं खड़ी है। लेकिन ईरान की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो उसके प्रॉक्सीज है जो लगभग मिडिल ईस्ट के हर कंट्री में मौजूद हैं, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा और पैलेस्टीन में हमास, यमन में हौसी रेबल, इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप। ये सारे के सारे ग्रुप अपने अपने लेवल पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं और अगर इजराइल और ईरान में डायरेक्ट वॉर हुई तो ये सारे के सारे ग्रुप ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर एक लंबी वॉर छिड़ जाएगी जिसमें नुकसान के अलावा किसी का कुछ फायदा नहीं होगा और ना ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि दोनों कंट्री मिलिट्री पावर में एक दूसरे के बराबर है। अगर ये दोनों कंट्री आपस में लड़ती हैं तो न सिर्फ इनका नुकसान होगा बल्कि अरब वर्ल्ड के साथ साथ दूसरी कंट्रीज का भी भारी नुकसान होगा। रेड सी से शिपिंग रूट ब्लॉक हो जाएगा, मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज में डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लाखों लोगों की जान जाएगी, ऑयल सप्लाई में प्रॉब्लम होगी तो पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में इन्फ्लेशन आएगा और ना चाहते हुए भी ये रास्ता वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ जा सकता है, जो दुनिया कभी नहीं चाहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।